नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 28 फरवरी 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन सी न्यूज है? 5-6 इंपॉर्टेंट न्यूज हैं। एक तो है कि भाई हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि यूक्रेन के इशू को लेकर जितने भी कंसर्न प्लेयर्स हैं हम उनके साथ इन्वॉल्व हैं। ठीक है, मोदी जी ने वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत की। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, वो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर के साथ बात कर रहे हैं, मॉस्को के साथ बात कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पे पार्टीज इन्वॉल्व हैं उसके साथ बात करके इंडिया शांति से चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है। यूक्रेन क्या चाहता है कि बिल्कुल ही इंडिया जोर मारे व्लादिमीर पुतिन के ऊपर कि भाई वॉर रोक दो। एक लिमिट से ज्यादा तो व्लादिमीर पुतिन किसी की भी नहीं सुनने वाले हैं। ये हर कोई जानता है, जो भी थोड़ा बहुत लॉजिक से सोचता है। कुछ सोच के अटैक किया होगा उसने। सो ये एक पर्टिकुलर न्यूज है, इसको यहाँ पे समझेंगे। नेक्स्ट, नीति आयोग ने यहाँ पे रिकमेंड किया है कि ओबेसिटी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसके ऊपर टैक्स मतलब ज्यादा करो। दूसरा, हाइपर लूप सिस्टम के रिस्पेक्ट में भी यहाँ पे नीति आयोग ने कुछ राय दी है। इन दोनों ही चीजों को देखेंगे। नेक्स्ट है भाई, रशिया एट बेलारूस बॉर्डर विल मीट यूक्रेन रिप्रेजेंटेटिव्स। यूक्रेन के रिप्रेजेंटेटिव्स और रशिया के रिप्रेजेंटेटिव्स बॉर्डर टाउन है एक बेलारस के पास, वहां पे बैठ के मिलेंगे। हालांकि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने साफ साफ बोल दिया कि उनको लगता नहीं है कि इस मीटिंग से ज्यादा कुछ मिलने वाला है। फिर डीआरडीओ फ्रेंच मेकर साफरान के साथ मिलकर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए इंजन डेवलप करेगा। ये एक न्यूज निकल के आ रही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो फील्ड है इंडिया का, उस रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये न्यूज आपको काफी मदद दे सकती है एग्जाम्स में। तो इस न्यूज को यहां पे देखेंगे। फिर अगला, यूएन ह्यूमन राइट्स चीफ ने श्रीलंका के रिस्पेक्ट में क्या बोला, माइचेले ब्रैचलेट ने, इसके बारे में बात करेंगे। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब रशिया के ऊपर एक रेजोल्यूशन पास कराने की बात की तो रशिया ने वीटो कर दिया, इंडिया ने अब्सटेन किया। लेकिन अब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में फिर से ये जो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है इसको लेके फिर से एक डिस्कशन होगा, एक वोटिंग सी होगी, एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। उस रेजोल्यूशन में इंडिया के सामने कुछ टफ चॉइसेस आ सकती हैं स्टैंड को लेके, तो इसको डिस्कस करेंगे। तो इतनी न्यूज है यहाँ पे दोस्तों। वीडियो पे लाइक और शेयर का बटन जरूर दबा देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक दिया हुआ है नीचे। टेलीग्राम ग्रुप में आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी, तो रिमेंबर टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। इफ पॉसिबल फॉर यू प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन। आपके ज्वाइन बटन दबाने से खासा मदद मिलती है। वीडियोस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ज्यादा से ज्यादा लोग लेक्चर को शेयर करें, इससे यूट्यूब इस वीडियो के एंगेजमेंट को बढ़ाएगा। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, परजुरी। क्या मतलब होता है परजुरी का? द एक्ट ऑफ टेलिंग अ लाई इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है भाई, मतलब एक तो होता है नॉर्मल झूठ बोलना, दूसरा होता है कोर्ट ऑफ लॉ में झूठ बोलना। तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ, परजुरी इज मोर देन जस्ट लाइंग ऑन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में लाई करने के बजाय और बड़ा एक झूठ बोलना। एक तो होता है कि ऑफिशियली आपने कुछ झूठ लिख के दिया, दूसरा कोर्ट ऑफ लॉ में जज के सामने खड़े होकर झूठ बोल रहे हो। कोर्ट ऑफ लॉ में जो भी एफिडेविट फाइल कर रहे हो उसमें झूठ बोल रहे हो। तो मतलब नॉर्मल झूठ बोलने से ज्यादा बड़ा क्राइम है कोर्ट ऑफ लॉ में खड़े होकर झूठ बोलना। ठीक है, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में जब खड़े होकर आप कुछ भी बोलते हो तो आप ओथ पे बोलते हो, आपको कसम खिलाई जाती है ना कि मैं सच के बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। तो कसम खाने के बजाय आप झूठ बोल रहे हो, तो उसको एक बड़ा क्राइम बोला जाता है नॉर्मल झूठ बोलने से, या फिर नॉर्मली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे गलत लिखने से। पहली न्यूज देखते हैं। इंडिया इज एंगेज विद ऑल पार्टनर्स और यूक्रेन फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला साहब, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने बोला कि यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए इंडिया के बस में जो कुछ भी है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर श्रृंगला साहब ने बोला कि भाई जितनी भी पार्टियां यहां पे लड़ रही हैं आपस में बैठ के बातचीत करें तभी कोई सॉल्यूशन निकलेगा। फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रेसिडेंट ऑफ रशिया यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत की है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी बहुत सारे इंटरलोक्यूटर्स के साथ टच में हैं। इस पर्टिकुलर इलाके में रशिया यूक्रेन का जहां पे जंग चल रहा है वहां पे हमारे फ्रेंड्स हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं, हमारे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हैं। इसलिए क्राइसिस को रिजॉल्व करना इंडिया के लिए भी उतनी ही प्रायोरिटी है। जिन लोगों को ये लग रहा है, जिन इंटरनेशनल प्लेयर्स को ये लग रहा है कि इंडिया इज वेरी सॉफ्ट ऑन रशिया, इंडिया कुछ बोल नहीं रहा है, हम ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि भाई हमारे भी बहुत से इक्विटीज और इन्वेस्टमेंट हैं और हम ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे लड़ाई हो। लगभग 24 फरवरी के लगभग यूक्रेन के इन्वॉय ने पीएम मोदी जी को एड्रेस करते हुए बोला था कि आप जल्दी से इंटरवीन करिए, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को रोकने की कोशिश करिए। वैसे तो यूक्रेन स्ट्रेटेजिक अरेना में कभी इंडिया का सपोर्ट देगा नहीं, लेकिन अब जब जरूरत पड़ रही है तब वो बोल रहे हैं कि इंडिया भी बोले रशिया के अगेंस्ट, रशिया जो कि हमारा इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हालांकि मोदी जी ने यहाँ पे वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बोला है कि जो ट्रैजिक लॉस ऑफ लाइफ है ये किसी को भी पसंद नहीं आता है। पीस एफर्ट्स के प्रति इंडिया अग्रसर है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। अगली न्यूज है भाई, यूक्रेन एग्रीज टू मीट रशिया एट द बेलारूस बॉर्डर।
देखिए, यूक्रेन और रशिया ने अब फाइनली डिसाइड किया है कि ये लोग बैठ के बातचीत करेंगे। बेलारस के बॉर्डर के पास एक लोकेशन पे बैठ के इस बात के ऊपर बातचीत की जाएगी कि कैसे इस मॉस्को का जो इन्वेजन है ओवर यूक्रेन, इसको बंद किया जा सके। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बोला है कि ठीक है भाई, वो एक डेलीगेशन भेजेंगे जो कि रशियन नेगोशिएटर के साथ मीट करेगा, और यहाँ पे बेलारूस के ऑथोरिटेरियन लीडर अलेक्जेंडर लुकाशेंको भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। शुरुआत में वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने मना कर दिया था कि हम बेलारूस के अंदर किसी को नहीं भेजेंगे। रीजन क्या है? रीजन ये है कि देखिए, अगर ये यूक्रेन है, ऊपर की तरफ बेलारूस है, अब बेलारूस की टेरिटरी का इस्तेमाल करके रशिया अटैक कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, तो गुस्सा यहाँ पे इस बात का वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को आ रहा है, जो कि बहुत नॉर्मल भी है कि एक थर्ड कंट्री, यहाँ पे लड़ाई तो यूक्रेन वर्सेस रशिया है, लेकिन बेलारस एक थर्ड कंट्री अपने टेरिटरी का इस्तेमाल करने दे रही है रशियन प्रेसिडेंट को वहां से अटैक लॉन्च करने के लिए। बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च की जा रही हैं फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ बेलारस टुवर्ड्स यूक्रेन। तो ऑब्वियस सी बात है, यूक्रेन को इस बात का गुस्सा होगा कि बेलारस की जमीन से यूक्रेन के ऊपर अटैक लॉन्च किया जा रहा है। तो इसीलिए शुरुआत में वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की बोल रहे थे कि हम बेलारस में मीटिंग नहीं करेंगे, हम वॉर्सो पोलैंड में मीटिंग करेंगे। लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है, हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, तो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यहाँ पे रेडी तो हो गए मीटिंग के लिए, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो ये भी बोल रहे हैं कि वो ऑनेस्टली इस बात को मानते हैं कि इस मीटिंग में ज्यादा कुछ होने वाला है नहीं। और ये बात काफी सही है, क्योंकि देखिए इस समय पे रशिया ऑनस्लॉट पे, रशिया जानता है कि लंबे समय तक ये जो अटैक है ये हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे, इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा आएगा, इसलिए यूक्रेन के साथ बैठ के नेगोशिएशन कर लो। और इस नेगोशिएशन में रशिया बहुत सारी यूक्रेन की जमीन को हड़पने की कोशिश करेगा। तो पहले ही वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने और जो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बात क्लियर कर दी है कि हम अपनी टेरिटरी का एक भी इंच आपको नहीं देंगे। ओवरऑल ये जो बैठ के बातचीत है, इस बैठ की बातचीत में व्लादिमीर पुतिन अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू यूक्रेन के ऊपर यही प्रेशर डलवाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा इलाका यूक्रेन का रशिया के अंदर आ जाए। और ऑब्वियस सी बात है, यूक्रेन कोई भी इलाका अभी के लिए तो देने को तैयार नहीं होगा। ये मीटिंग होगी चेर्नोबाइल नाम का जो शहर है यूक्रेन में, इसके नॉर्थ में प्रिपियत रिवर जहां पे बॉर्डर है, वहां के आसपास किसी लोकेशन पे ये मीटिंग होने वाली है। ठीक है भाई, तो शुरुआत में इस मीटिंग से मना कर दिया था यूक्रेन ने, अब उस मीटिंग के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन इस मीटिंग से कुछ निकलेगा नहीं निकलेगा पता नहीं। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर डिमिट्री कुलेबा ने बोल दिया है, ना ही हम सरेंडर करेंगे, ना ही हम झुकेंगे, ना ही हम अपनी टेरिटरी का एक भी इंच आपको देंगे। और रशिया इस मीटिंग में यही बोलेगा कि इतना इलाका तो मान लो तुम्हारा नहीं है, तो हम यहाँ पे वॉर बंद कर देते हैं। ये यूक्रेन वाले मानने को तैयार होंगे नहीं। तो भाई ये पूरा का पूरा वो है। बेलारस आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, बेलारस कौन कौन सी कंट्रीज के साथ बॉर्डर लगाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये चेर्नोबिल है, यूक्रेन के अंदर है। इसके नॉर्थ में कहीं बेलारस में मीटिंग हो रही। बेलारस बॉर्डर लगाता है ईस्ट में रशिया के साथ, नॉर्थ में रशिया के साथ लाटविया के साथ, नॉर्थ वेस्ट में लिथुआनिया के साथ, वेस्ट में पोलैंड के साथ, और साउथ में यूक्रेन के साथ। बेलारस इज अ लैंडलॉक कंट्री। रशिया, यूक्रेन, लिथुआनिया, लातविया और पोलैंड, इन कंट्रीज से घिरा हुआ है आपका बेलारस। अलेक्जेंडर लुकाशेंको की सरकार है वहां पे, वो भी कुछ हद तक प्रो वेस्टर्न हो रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ एजिटेशन होने लगे, व्लादिमीर पुतिन ने मदद की, तो अभी तक गद्दी पर बैठे हुए हैं। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। अगली न्यूज है, इंडिया टू फेस टफ चॉइसेस एट यूएनजीए। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास कराने की कोशिश की गई, 8979। इसमें रशिया ने जो वॉर किया है यूक्रेन के ऊपर, इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था। इंडिया ने, चाइना ने और यूएई ने एब्सटेन किया, रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं डाला। और रशिया ने तो खुद प्रपोजल को वीटो कर दिया था, क्योंकि रशिया इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो अब ये जो यूएसए है और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये क्या कर रही हैं कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करा रही हैं। जी हाँ, अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तो कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि परमानेंट मेंबर है रशिया, उसने खुद ही वीटो कर दिया। लेकिन अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन आएगा। अभी एक्चुअली संडे में, आज मंडे को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, संडे रात में एक इमरजेंसी स्पेशल सेशन हुआ है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। और इसके बाद जो भी यूरोपियन देश हैं, जैसे फ्रांस हो गया, आपका इंग्लैंड हो गया, और जो यूएस है, ये सब मिलके ओवरऑल एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ला रहे हैं, कहां पे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। और इस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रशिया के खिलाफ इस रेजोल्यूशन को पास कराएंगे। 193 मेंबर का जो यूएनजीए है, वो यहां पे वोटिंग करेगा कि भाई रशिया के एक्शंस को सपोर्ट करते हैं या नहीं सपोर्ट करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादातर अगेंस्ट ही वोट करेंगे। यहां पे इंडिया को वोट डालना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, इंडिया एब्सटेन नहीं कर सकता। अब इंडिया वोट डालता है तो देखना यह है कि इंडिया चाइना, सीरिया, वेनेजुएला जैसी कंट्रीज की तरफ रहता है, या मेजॉरिटी उन कंट्रीज की तरफ रहता है जो रशिया को अपोज कर रहे हैं।
तो नो डाउट इंडिया के सामने यहाँ पे एक टफ चॉइस है। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन कुछ भी बोले, इससे होने कुछ भी वाला नहीं है, क्योंकि ये जो रेजोल्यूशंस होते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, ये बाइंडिंग नहीं होते। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अगर कोई रेजोल्यूशन है किसी मिलिट्री इशू पे, अगर वो पास हो जाता है तो भाई मिलिट्री एक्शन इनिशिएट हो सकता है, लेकिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जाने कितने रेजोल्यूशन और डिसीजन पास होते रहते हैं, दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन एनी पार्टनर। ठीक है भाई। और इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन में ये जो भारत के बहुत से हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनका भी यहां पे मेंशन किया जाएगा। अभी तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी इंडिया ने पोजीशन ली है, उससे रशिया खुश है। रशियन एम्बेसी जो कि इंडिया में, उसने ट्वीट किया कि वी हाईली अप्रिशिएट इंडियाज इंडिपेंडेंट एंड बैलेंस्ड पोजीशन एट द वोटिंग इन द यूएनएससी 25 फरवरी। ऑब्वियस सी बात है, हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं किया। तो ये क्लियर कट दिखाता है कि इंटरनेशनल एरेना में हम रशिया के साथ खड़े हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हम क्या करते हैं, इससे हमारे ऊपर इंटरनेशनली प्रेशर आ सकता है, बट जनरल असेंबली में कितनी भी मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास हो जाए, रशिया के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के रेजोल्यूशंस में कोई टीथ नहीं है। दिसंबर 2017 में भी एक इमरजेंसी सेशन हुआ था, जब यूएस ने बोला था कि हम अपनी एम्बेसी को जेरूसलम में रिलोकेट कर रहे हैं। जेरूसलम आपको पता है ना, ये जो पैलेस्टीनियंस हैं वो बोलते हैं जेरूसलम हमारा है, ठीक है ना। इजराइल ने क्या किया है कि ईस्ट जेरूसलम, वेस्ट जेरूसलम, ये जो वेस्ट बैंक का पूरा इलाका है, इसके बहुत बड़े इलाके में इजराइल पूरा कब्जा करके बैठ गया है। बाकी इलाके में अरब्स रहते हैं। वहां पे कुछ लोकेलिटीज है, जैसे नाबलुस हो गया, रमल्ला हो गया वेस्ट बैंक में, जहां पे अरब पॉपुलेशन डोमिनेंट है। एक फौदा करके सीरियल है नेटफ्लिक्स पे, पूरी की पूरी सीरीज है। अगर आप सीरीज को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे अपने इजराइल मिलिट्री ऑपरेशंस को इन इलाकों में प्लान करता है। तो अब जेरूसलम पैलेस्टीनियंस बोलते हैं हमारा है, हम इसको लेके करेंगे। इजराइल बोलता है हमारा है। अब यहां पे यूएस ने क्या बोला कि हम तेल अवीव के बजाय अपनी एम्बेसी जेरूसलम में खोलेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डोनाल्ड ट्रंप ने मान लिया कि जेरूसलम इजराइल का है। अब ऑब्वियस सी बात है, पैलेस्टीनियंस को गुस्सा आएगा इस पे, इंटरनेशनली बवाल होने लगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मैटर पहुंच गया, वहां पे इंडिया ने यूएस के अगेंस्ट वोट डाला। बट क्या उससे कुछ हुआ? आज भी यूनाइटेड स्टेट्स की एम्बेसी जेरूसलम में ही काम कर रही। मतलब यूएस इस बात को मान चुका है कि जेरूसलम इजराइल का है। पैलेस्टीनियंस कुछ भी बोलते हैं, इससे यूएस को फर्क नहीं पड़ता, और इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ कर भी नहीं पाई यहाँ पे यूएस का। तो उसी तरीके से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अगर रशिया के अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास हो भी जाता है, तो रशिया के अगेंस्ट ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। रेजोल्यूशन क्या बताता है? रेजोल्यूशन बेसिकली ये बताता है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मेंबर स्टेट्स हैं, उनका व्यू पॉइंट क्या है, वो क्या पॉलिसी रिकमेंडेशन देना चाहते हैं। यूएन बजट से रिस्पेक्ट में बात होती है रेजोल्यूशंस में। यूएन सेक्रेटेरिएट और सब्सिडरी बॉडी क्या मैंडेट किसको देंगे, कौन क्या पॉलिसी बनाएगा, इन सब चीजों के बारे में रेजोल्यूशंस और डिसीजन में बोला जाता है। ठीक है ना भाई। यहां पे रेजोल्यूशन और डिसीजन में फर्क क्या होता है? तो रेजोल्यूशन फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियंस होते हैं। डिसीजन मतलब कोई पॉलिसी के रिस्पेक्ट में यहां क्या करना है, यहां क्या नहीं करना है, इस रिस्पेक्ट में अगर वोटिंग हो गई तो वो डिसीजन हो गया, नहीं तो रेजोल्यूशन हो गया। अगर ओपिनियन देने की बात है, जैसे यूक्रेन के मैटर पे रशिया क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, यहां पे आप पॉलिसी डिसाइड नहीं कर रहे हो, यहां पे ओपिनियन दे रहे हो, तो रेजोल्यूशन हो गया। हालांकि इस रेजोल्यूशन से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। रेजोल्यूशन डिसीजन का सेम लीगल स्टेटस होता है, दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन मेंबर स्टेट्स। मेंबर स्टेट्स की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी रेजोल्यूशन या पॉलिसी वगैरह पास हुई है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, उसको इंडिविजुअल बेसिस पे अपनी अपनी कंट्री में इंप्लीमेंट करो। अगर नहीं करोगे तो आपके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है करवाने की। इसलिए रशिया को इस यूएनजीए के रेजोल्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जीएस पेपर 2 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है डीआरडीओ इंडिया और साफरान, जो कि फ्रांस का इंजन मेकर है, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। एक्चुअली एक एग्रीमेंट होने वाला है इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ। जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ अ 125 किलो न्यूटन इंजन किया जाएगा इंडिजीनियस 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लगाने के लिए। तो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में जो इंजन लगता है, 5th जनरेशन इंजन 125 किलो न्यूटन का, इसको बनाने के लिए डीआरडीओ और फ्रांस का इंजन मेकर सैफ्रॉन यहां पे कोलैबोरेशन करने वाले हैं। इस रिस्पेक्ट में न्यूज इंपॉर्टेंट है। पिछले साल ही सरकार पार्लियामेंट में बता चुकी है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के अलग अलग वेरिएंट्स बनाने के लिए, उसको इंजन को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम एक इंटरनेशनल इंजन हाउस से जल्दी ही एग्रीमेंट करने वाले हैं। वो इंटरनेशनल इंजन हाउस है फ्रांस का इंजन मेकर सैफ्रॉन। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस तो आपको पता ही है। अब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK2 को हम बना रहे हैं।
इसको कौन बना रहा है? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी इन्वॉल्व है। AMCA बनाया जा रहा है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर भी बनाया जा रहा है नेवी के लिए। अब इस सब में लगना है इंजन, ये इंजन बनाएगा DRDO किसके साथ मिलके? फ्रेंच इंजन मेकर के साथ मिलके। HAL और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ये अपना रोल प्ले यहाँ पे करेंगे। प्राइवेट इंडस्ट्री को भी यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाएगा। एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा जिसमें प्राइवेट इंडस्ट्री और गवर्नमेंट जो कंपनीज है सब मिलके अपना रोल यहाँ पे प्ले करेंगे। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जेट इंजन बनाने की ये हमारी पहली कोशिश नहीं है। इससे पहले कावेरी प्रोग्राम सैंक्शन किया गया था 1989 में। 30 साल तक कावेरी प्रोग्राम चला, 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा इसमें खर्च हुए। हमने इसमें 9 प्रोटोटाइप इंजन बनाए, 4 कोर इंजन बनाए, लेकिन एक फाइनल जेट इंजन बनाने में हम सक्सेसफुल यहाँ पे नहीं हुए। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली इस पार्टनरशिप से ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि हम डेफिनेटली एक एडवांस्ड स्टेट ऑफ द आर्ट इंडिजीनियस 5th जनरेशन के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का इंजन यहां पे बना पाएंगे। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि अगर हम इस प्रकार का इंजन बना लेते हैं तो कल की डेट में रफाल और सुखोई जैसे जो जेट्स हैं, ठीक है, इसको हम इंडिजीनियसली खुद से भी बना पाएंगे। हमें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रांस जैसी कंट्रीज के साथ। ये जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ये 25 टन का एयरक्राफ्ट होता है। इंटरनल कैरियर जिसका 1500 किलो का है, 5500 किलो का एक्सटर्नल पेलोड उठा सकता है, 6500 किलो का इंटरनल फ्यूल ये रह सकता है। ट्विन इंजन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा, इंटरनल वेपन बे होगी इसमें, डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनटेक होगा। मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पे एयरक्राफ्ट बनाने की बात हो रही है। और एयरक्राफ्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है इंजन। इंजन को बनाने के लिए फ्रेंच कार मेकर साफरान के साथ यहाँ पे एग्रीमेंट हो रहा है। फिर ओवरऑल अगर आप देखो तो शक्ति इंजन भी यहाँ पे न्यूज में। शक्ति इंजन भी एक जॉइंट डेवलपमेंट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और साफरान का। ये शक्ति इंजन किसमें लगेगा? इंडिजीनियस एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर उसके वेरिएंट्स में। तो हेलीकॉप्टर में लगने वाले इंजन का नाम है शक्ति इंजन, कंफ्यूज मत होइएगा। साफरान और HAL के ज्वाइंट कोलैबोरेशन के थ्रू ये बनाया जा रहा है। ये सब वन लाइनर न्यूज है, किसी एग्जाम में पूछी जा सकती है। GS पेपर 3 डिफेंस में न्यूज आपको काम आएगी। फिर भाई नीति आयोग से रिलेटेड 2 न्यूज है यहाँ पे। पहला, नीति ने यहाँ पे क्या बोला, एक एनुअल रिपोर्ट आई है नीति आयोग की, जिसमें नीति आयोग ये बोल रहा है कि भाई हमारी देश की आबादी में जो ओबेसिटी, मोटापे की परेशानी बढ़ रही है, इस मोटापे की परेशानी को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो शुगर, फैट और सॉल्ट के ऊपर टैक्स बढ़ा सकते हैं। वो खाना जो मोटापे को बढ़ाता है, इसके ऊपर आप टैक्सेशन बढ़ाओ तो कहीं ना कहीं मोटापे को थोड़ा काउंटरैक्ट किया जा सकता है, थोड़ा रोका जा सकता है। ये जो एनुअल रिपोर्ट है 2021-22 की, इंडिया क्या क्या एक्शन ले सकता है अपनी पॉपुलेशन में बढ़ती ओबेसिटी को टैकल करने के लिए, इसके यहाँ पे व्यू पॉइंट दिए गए हैं। नीति आयोग ने यह भी मेंशन किया है कि भाई चिल्ड्रन में, एडोलेसेंट्स में, वुमेन में ओबेसिटी और ओवरवेट के इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं, इनको कम करने की जरूरत है। देखा जाए तो नॉन ब्रांडेड नमकीन, भुजिया, वेजिटेबल चिप्स, स्नैक फूड जिसको खा के ओबेसिटी बढ़ती है, इसके ऊपर 5% GST लगता है। और जो ब्रांडेड और पैकेज्ड आइटम होते हैं उनके ऊपर 12% GST लगता है। तो ये जो भुजिया, नमकीन, जो 5% GST वाला आइटम है, इसके ऊपर भी GST बढ़ाओ। ये महंगे होंगे तो लोग थोड़ा कंजम्पशन कम करेंगे, ये सस्ते रहेंगे, लोग ज्यादा खाएंगे, ओबेसिटी बढ़ेगी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20, ये जो NFHS 5 था, इसने क्या बोला? इसने बोला कि भाई 2015-16 में 20.6% वुमेन ओबेसिटी से सफर कर रही थी, अब 24% वुमेन सफर कर रही हैं। और 2015-16 में 18.4% मैन ओबेसिटी से सफर कर रहे थे, अब 22.9% कर रहे हैं। मतलब ओबेसिटी का इंसिडेंस इंडिया में बढ़ रहा है, इसको इमीडिएट बेसिस पे काउंटर करने की जरूरत है। नेक्स्ट, यहाँ पे नीति आयोग ने हाइपर लूप सिस्टम की भी बात की। तो नीति आयोग की एनुअल रिपोर्ट में यह बोला गया है कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी नीति आयोग के मेंबर VK सारस्वत के अंदर, जिसने इस बात के ऊपर बातचीत की कि टेक्नोलॉजिकल और कॉमर्शियल वायबिलिटी हाइपरलूप सिस्टम की कितनी है, इसको देखेंगे। एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर छोटे से पॉड बना दिए, उस पॉड के अंदर लोगों को बैठा दिया, ये पॉड बहुत तेजी से ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसको आप हाइपरलूप सिस्टम बोलते हो। तो ओवरऑल ये जो नीति आयोग के मेंबर VK सारस्वत की कमेटी बनी थी और बहुत सारी सब कमिटीज बनी थी, इन्होंने हाइपरलूप सिस्टम के ऊपर बातचीत की और सब कमिटीज ने सजेस्ट किया कि ये जो हाइपरलूप सिस्टम है, इसको बिल्ट, ओन और ऑपरेट करने की परमिशन देनी चाहिए हमें प्राइवेट सेक्टर को। और प्राइवेट सेक्टर को परमिशन देगा कौन? तो गवर्नमेंट परमिशन देगा। गवर्नमेंट एज अ फैसिलिटेटर यहाँ पे काम करेगा। सर्टिफिकेशन, परमिशन, टैक्स बेनिफिट, लैंड, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, इन सब को सेटअप करने का जो
परमिशन है प्राइवेट सेक्टर को देगा कौन? सरकार देगी। सरकार हर चीज को रेगुलेट करेगी। यहाँ पे ओवरऑल जो पूरा बिजनेस रिस्क है, सेटअप करने का खर्चा है, वो प्राइवेट सेक्टर उठाएगा। गवर्नमेंट यहाँ पे अपनी तरफ से पैसा नहीं देगी। हाइपरलूप नाम की टेक्नोलॉजी एलॉन मस्क ने प्रपोज की थी, जो कि टेस्ला के फाउंडर हैं, स्पेसएक्स के फाउंडर हैं, और इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए अगर आप देखो तो वर्जिन हाइपरलूप नाम की कुछ कंपनीज हैं जो कि इस प्रकार के नेटवर्क्स को सेटअप करना चाहती हैं। वर्जिन हाइपरलूप ने 9 नवंबर 2020 को एक 500 मीटर का लास वेगस में एक टेस्ट किया था, जिसमें हाइपरलूप में एक जगह से दूसरी जगह पैसेंजर्स को ट्रांसफर किया गया। उसमें एक पैसेंजर इंडिया भी था। 100 माइल्स पर आवर, 161 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जो पॉड है हाइपरलूप सिस्टम के अंदर, ये चल सकता है। महाराष्ट्र ने भी अप्रूव कर दिया है वर्जिन हाइपरलूप डीपी वर्ल्ड कंसोर्टियम के प्रोजेक्ट को। इंडिया के अंदर मुंबई से पुणे तक का ये हाइपरलूप प्रोजेक्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाएगा। कब इंप्लीमेंट होगा, किस साल तक होगा, इसकी कोई टाइमलाइन तो देखिए अभी है नहीं। जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में न्यूज आपको काम आएगी। आज की आखिरी न्यूज है, यूएन फ्लैग्स सेटबैक टू पोस्ट वॉर अकाउंटेबिलिटी इन श्रीलंका। देखिए, यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स चीफ हैं, इन्होंने अपनी एक नई रिपोर्ट में श्रीलंका को लेकर बातचीत की। इन्होंने बोला कि श्रीलंका के अंदर जो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए हैं, जो भी विक्टिम्स के साथ गलत हुआ है, उनको एड्रेस करने के लिए ज्यादा कुछ श्रीलंका के अंदर किया नहीं जा रहा है। भले राजापाक्सा की सरकार ने रिफॉर्म्स की बात की, पर रिफॉर्म्स ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। तो ये जो श्रीलंका के ऊपर लेटेस्ट रिपोर्ट निकल के आई है 49 सेशन ऑफ द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से पहले, जो कि आज जेनेवा में शुरू हो रहा है, अब इस पर्टिकुलर सेशन में श्रीलंका के अगेंस्ट कोई भी रेजोल्यूशन नहीं पास होने वाला है। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इस बात के ऊपर जरूर बातचीत हो रही है कि क्या श्रीलंका के अंदर सच में ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस को एड्रेस करने के लिए कुछ किया गया ऑन ग्राउंड। इसके बारे में बातचीत जरूर हुई है। तो इस रिपोर्ट में जो हाई कमिश्नर हैं माइचेले ब्रेचलेट, इनका क्या बोलना है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अभी भी श्रीलंका में जारी है। पहले जिन लोगों के साथ गलत हुआ है, जिनकी फैमिली में लोग वगैरह गायब हो गए हैं, आज तक उनके बारे में ज्यादा पता नहीं चला है। ठीक है, ये जो एस्टर बॉम्बिंग्स हुई थी, संडे एस्टर बॉम्बिंग्स, इनकी इंक्वायरी भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसके लिए एक प्रेसिडेंशियल पैनल पब्लिक बनाया गया, तो वो भी पूरी तरीके से अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाया है। मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन राइट्स जो वायलेशन हुए थे सिविल वॉर के दौरान, उनको प्रॉपर तरीके से एड्रेस यहाँ पे नहीं किया गया है। उन मिलिट्री लीडर्स को बार बार अपॉइंट किया गया जिनके ऊपर इल्जाम लगा था अत्याचार करने का। जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्स नेवी चीफ थे जिनके ऊपर 2008 और 2009 में इल्जाम लगा था कि इन्होंने 11 लोगों को एब्डक्ट किया और मार दिया। उसको अपॉइंट कर दिया गया एज नेवी चीफ, और मतलब पहले वो नेवी चीफ था, बाद में उसको अपॉइंट किया गया गवर्नर ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस इन दिसंबर 2021। तो मतलब वो आर्मी पर्सनल्स जिन्होंने अत्याचार किए थे पहले सिविल वॉर के दौरान लोगों के अगेंस्ट, उन्हीं को बाद में यहाँ पे दिसंबर 2021 में गवर्नर बनाया जा रहा है। तो ये सब क्या बताया जा रहा है? ये बताया जा रहा है कि continuing trends towards militarization and ethno-religious nationalism that undermine democratic institutions increase the anxiety of minorities and impede reconciliation। मतलब आज की डेट में भी श्रीलंका में जो माहौल है, वो जो कुछ भी वायलेशंस हुए हैं ह्यूमन राइट्स के, उनकी अकाउंटेबिलिटी के प्रति नहीं जाता है। अकाउंटेबिलिटी की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है। वो लोग जो पास्ट में अत्याचार कर चुके हैं उनको यहाँ पे अकाउंटेबल नहीं ठहराया जा रहा है। इनफैक्ट माइनॉरिटीज के राइट्स यहां पे छीने जा रहे हैं। अब यहां पे दो प्रकार की माइनॉरिटी हैं, एक तो रिलीजियस माइनॉरिटी मुस्लिम्स माइनॉरिटीज में है आपके, दूसरा तमिल माइनॉरिटी एथनिक बेसिस पे माइनॉरिटी। ठीक है, तो तमिल माइनॉरिटीज के अगेंस्ट अत्याचार होता है श्रीलंका में कुछ हद तक। जब से ये बॉम्बिंग्स हुई हैं तो एक इस्लामाइजेशन वाला जब प्रोसेस चालू है श्रीलंका में, उसमें ये देखा जा रहा है कि भाई जो लोग मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं उनके खिलाफ भी अत्याचार और डिस्क्रिमिनेशन टाइप का हो रहा है श्रीलंका के अंदर। और ह्यूमन राइट्स वायलेशन से रिलेटेड जो भी केसेस इस समय पे श्रीलंका में चल रहे हैं, उनमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। सरकार ऐसा लगता है कि अनविलिंग है। जो पहले क्राइम कर चुके हैं परपेट्रेटर्स ऑफ क्राइम को प्रोसिक्यूट और पनिश करने के लिए सरकार अनविलिंग सी नजर आ रही है। वो परपेट्रेटर्स, प्रोसिक्यूटर्स, मतलब इन परपेट्रेटर्स जिन्होंने पहले क्राइम किया है, इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। कोर्ट केसेस में किसी भी प्रकार की प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रही है। ये आज भी खुले घूम रहे हैं। तो कुल मिला के समय समय पे ये जो ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल की रिपोर्ट आती रहती है, श्रीलंका को क्रिटिसाइज करती रहती है। पहले इनके खिलाफ रेजोल्यूशंस भी काफी लिए जा चुके हैं, लेकिन श्रीलंका की सरकार बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रही है इनके ऊपर एक्ट करने के लिए। फिर यहाँ पे ये रिपोर्ट श्रीलंका की सरकार को ये भी बोल रही है कि भैया फंडामेंटल रिफॉर्म्स करिए। प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट जो है आपका, ये बहुत हद से ज्यादा स्ट्रांग है, इसको थोड़ा मेलो डाउन करिए। फिर जो हाई कमिश्नर है माइचेले ब्रेचलेट, जनवरी 2021 की अपनी रिपोर्ट में भी इन्होंने बोला था
कि श्रीलंका इज ऑन एन अलार्मिंग पाथ टुवर्ड्स रिकरेंस ऑफ ग्रेव ह्यूमन राइट्स वायलेशन। तो सिचुएशन अभी तक बहुत ज्यादा सॉर्ट आउट नहीं हुई है। सितंबर 2000 पिछले मतलब 46 सेशन लास्ट मार्च में जब हुआ था, वहां पे एक रेजोल्यूशन पास हुआ था श्रीलंका के अगेंस्ट। उस रेजोल्यूशन को इंडिया ने एब्सटेन कर दिया था, वोटिंग की नहीं थी। मतलब श्रीलंका के साथ अपने रिश्तों को खराब नहीं करना चाहता इंडिया, खासकर तब जब चाइना श्रीलंका को सपोर्ट कर रहा है। तो ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन को जो श्रीलंका में हो रहा है, इसको लेके समय समय पे यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल अपनी रिपोर्ट देता रहता है, क्रिटिसाइज करता रहता है, लेकिन श्रीलंका की सरकार पे ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, इफ पॉसिबल प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।